हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शैलेंद्र अग्रहरी आप लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी बाय शैलेंद्र सर में। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे रीत काल का सेकंड पार्ट। रीत काल का सेकंड पार्ट जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाती है हिंदी सब्जेक्ट के लिए। अगर आप टीजीटी, पीजीटी, नेट जीआरएफ, जूनियर किसी भी एग्ज़ाम को दे रहे हैं तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। और ये सभी जितने भी क्वेश्चन हैं सब प्रीवियस ईयर में पूछे गए हुए क्वेश्चन हैं और इन सब का रिपीटेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों। तो इसलिए इस वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, नए नचाए कहीं मुस्काए लला फिर आयो खेलन होरी पंक्ति किस काव्य द्वारा रचित है? तो ये रचित है दोस्तों किसके द्वारा? पद्माकर जी के द्वारा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि शोभा सरसाने ना बखाने जात क्यों भांति आने हैं पहाड़ मानो काजर के ढोए के। ये काव्य पंक्ति किसकी हैं? तो ये सेनापति जी की हैं दोस्तों। ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है पंक्तियाँ, क्योंकि पूछा जाता है ऐसा सीधा सीधा कि ये किस कवि का है। जैसे इसको देखिए टीजीटी 2021 में पूछा गया था दोस्तों। अब आता है पूरा डिटेल जान लेते हैं। शोभा सरसाने काजर के ढोए के काव्य पंक्तियों के रचयिता रीतकालीन कवि सेनापति जी हैं दोस्तों। सेनापति की प्रमुख रचना क्या है? कवित रत्नाकर। ठीक है, सेनापति की प्रमुख रचना क्या है? कवित रत्नाकर, जिनमें शेष अलंकार, श्रृंगार रस, ऋतुवर्ण इत्यादि मिलता है। और इनका एक अन्य प्रसिद्ध ग्रंथ काव्य कल्पद्रुम भी है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है आपका क्या? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये बड़े ही सहृदय कवि हैं। ऋतुवर्णन तो इनके ऐसे और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया। ऋतुवर्णन तो इनके ऐसा है कि और कोई श्रृंगारी कवि नहीं किए। गंगा लहरी किसकी रचना है दोस्तों? पद्माकर जी की है गंगा लहरी। पद्माकर द्वारा रचित 7 मौलिक ग्रंथ मिलते हैं। पद्माकर द्वारा रचित कितने मौलिक ग्रंथ है दोस्तों? 7 मौलिक ग्रंथ मिलते हैं। नंबर 1 हिम्मत बहादुर और बिरदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, प्रताप लहरी, बिरदावली, कली पचीसी आदि। कहा जाता है कि वाल्मीकि रामायण, हितोपदेश आदि संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद इन्होंने किया। मौलिक ग्रंथों में पद्माभरण, जगत विनोद ही रीत ग्रंथ है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रबोध पचासा ग्रंथ के रचयिता कौन है? पद्माकर जी हैं दोस्तों। प्रबोध पचासा के रचयिता कौन है? पद्माकर जी हैं। फिर आता है दोस्तों पद्माकर द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ कौन सा है दोस्तों? पद्माभरण है। पद्माकर द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ कौन सा है? पद्माभरण हो गया। पद्माकर देखिए दोस्तों, पद्माभरण और जग विनोद पद्माकर के रीत ग्रंथ है। इन रीत ग्रंथों में क्रम से अलंकार और नवरस विवेचन किया गया है। पद्माभरण 1810 ईस्वी में रचा गया बताया जाता है। जगत विनोद की रचना 1803 में और 1821 के बीच महाराज जगत सिंह के आश्रम में उनकी आज्ञा से हुई थी। फिर आता है काव्य रसायन किसकी रचना है दोस्तों? देव की। काव्य रसायन किसकी रचना है दोस्तों? देव की। देव कब का जन्म? ठीक है, देव कब का जन्म कब हुआ था? देव कब का जन्म 1673 ईस्वी में इटावा जिले के घोसरिया ब्राह्मण परिवार में हुआ था। अपने जीवन काल में अनेक राजाओं, नवाबों, रईसों के आश्रय में रहे। इनके प्रमुख थे आजम शाह फफूद, रियासत के राजा कुशल सिंह, सेठ भोगीलाल, इटावा के निकटवर्ती इयोगिड़िया खेरा के उद्योग सिंह के राजा उद्धोत सिंह, दिल्ली के रईस पतिराम। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, बस इतना आते हैं दोस्तों कि देव की प्रमुख रचनाएं। ठीक है, देव की प्रमुख रचनाएं कौन सा है? भाव विलास है, अष्टायाम है, बहुत इंपॉर्टेंट, भवानी विलास, सुजान विनोद, प्रेम तरंग। और फिर दोस्तों आता है रत्नराग और प्रेम। देखिए इसमें भाव विलास इंपॉर्टेंट है, अष्टयाम, भवानी विलास, सुजान विनोद इंपॉर्टेंट है, प्रेम तरंग। ठीक है, और फिर देव चरित्र भी इंपॉर्टेंट है, प्रेमचंद्रिका भी इंपॉर्टेंट, जात विलास भी, रस विलास, सुख सागर तरंग, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हैं तो बहुत, लेकिन इन सबको देखना जरूरी है जिस पे हम टिक कर दिए हैं। तो अगर आप पूरा देखिए, मतलब ये इस पर ज़्यादा थोड़ा फोकस कर लीजिएगा। और फिर आता है दोस्तों अन्य महत्वपूर्ण कि सोमनाथ अथवा सचनाथ ने रस पीयूष निधि, श्रृंगार विलास, कृष्ण लीलावती, पंचाध्याय, सुजान विलास और माधव विनोद नामक ग्रंथों की रचना की है। माना जाता है कि देव ने
भाव विलास की रचना 16 वर्ष की अवस्था में की थी। माना जाता है कि देव ने भाव विलास की रचना कब किया था? 16 वर्ष की अवस्था में किया था दोस्तों। फिर देव कब किस जिले के थे? ये इटावा जिले के थे। सुजान विनोद के रचनाकार कौन है दोस्तों? ये हैं देव। सुजान विनोद के रचनाकार कौन है? देव हो जाते हैं दोस्तों। फिर न्यू क्वेश्चन आता है, जात विलास के रचयिता कौन है? देव जी हैं। फिर अष्टाध्यायी किसकी रचना है दोस्तों? ये भी देव जी की है। अष्टाध्यायी देव जी की, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना कवि देव की नहीं है? अलंकार गंगा। अलंकार गंगा कवि देव की नहीं है दोस्तों। थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो हम बोल रहे हैं, उसे सुनने का प्रयास कीजिएगा। अलंकार गंगा हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, रीतबद्ध कवि देव हैं क्या है? रसवादी हैं। रीतबद्ध कवि देव क्या है? रसवादी कब हो जाते हैं? देखिए, रसवादी विवेचना एक शास्त्रीय विवेचना थी जिसकी अभिव्यक्ति हिंदी के अनेक कवियों में पाई जाती है। देव क्या है? देव मोतीराम, ठीक है दोस्तों, क्या है? देव मोतीराम ठाकुर आदि कवियों की रचना इसी कड़ी में हुई है। भूल कहत नव रस सु कवि सकल मूल सिंगार, यह उक्ति किस आचार्य की है दोस्तों? यह उक्ति है देव की। फिर आता है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, मोतीराम की भाषा क्या थी? यह है साहित्यिक ब्रज भाषा थी। मोतीराम की भाषा क्या थी दोस्तों? साहित्यिक ब्रज भाषा थी। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि तुलसी गंग दोई भय सुखबिन के सरदार, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? यह रामचंद्र शुक्ल जी का है। सुखबिन गंग दोई भय सुखबिन के तुलसी गंग दोई भय सुखबिन के सरदार, ये रामचंद्र शुक्ल हो गए। फिर अब भिखारी दास के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्या है। गंगा भक्तिकालीन कब माने जाते हैं? ठीक है, गंग जो है ये भक्तिकालीन कब माने जाते हैं? ये अकबर के दरबारी कब बीरबल के मित्र और रहीम के कृपा पात्र भी थे। भिखारी दास ने उपयुक्त उक्ति इन्हीं के संदर्भ में कही। भिखारी दास अवध क्षेत्र के प्रतापगढ़ के रहने वाले थे। ठीक है दोस्तों, भिखारी दास अवध क्षेत्र के प्रतापगढ़ के रहने वाले थे। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो है भिखारी दास के बारे में, काव्य रसग्रंथ सारांश, शतरंज शतका, क्षणवंत पिंगल, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, शब्द नाम प्रकाश, ये भिखारी दास का है दोस्तों। ठीक है, कौन कौन सा? काव्य ग्रंथ रस, श्रृंगार, शतरंज शतका, क्षणो पिंगल, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, शब्द नाम प्रकाश। ठीक है, आज ये आचार्य व दोनों के कब माने जाते हैं? इन्हें रीतकालीन का अंतिम आचार्य माना जाता है। इनका प्रसिद्ध कथन है, आगे केशु कवि भिखारी दास आचार्य व कवि दोनों माने। ठीक है, आचार्य व कवि दोनों माने जाते हैं। इन्हें रीतकालीन का अंतिम आचार्य माना जाता है, रीतकालीन का अंतिम आचार्य। और इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है आगे के सुकवि। रीझ है तू कविताई ना तू राधिका, कन्हई सुमरिन को बहानो। ठीक है, फिर तुलसी गंगा दो भय सुखबिन के सरदार उक्त के रचनाकार कौन है? भिखारी दास हैं दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रीत मुक्त काव्य के बारे में जानते हैं कि घनानंद रीत काव्य के किस काल के कवि हैं? तो रीत मुक्त काव्य के। ठीक है, घनानंद रीत काल के किस काल के? रीत मुक्त काव्य के हो जाते हैं। फिर रीत परंपरा के साहित्य संबंधों रूढ़ियों से मुक्त इस काल की स्वच्छंद काव्यधारा को रीत मुक्त काव्य कहा जाता है। आंतरिक अनुभूति, भाववेग, व्यक्तिपरक अभिव्यंजना की सांकेतिक काव्य रूढ़ियों से मुक्त कल्पना की प्रचुरता इसकी विशेषता है। इस धारा के प्रमुख कवि घनानंद है। इनकी काव्य शैली बड़ी भावात्मक तथा मार्मिक है। इस धारा के कवियों की लगभग सारी विशेषताएं इनके काव्य में एक साथ प्राप्त हो जाती है। इस धारा के अन्य प्रमुख कवि हैं आलम ठाकुर, बोधा, दुष्देव। कौन कौन हैं दोस्तों? आलम ठाकुर, बोधा, दुष्देव। घनानंद का समस्त काव्य प्रेम की पीर का परम रूप है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, रीत काल को अध्ययन की सुविधा के अनुसार 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा दोस्तों? एक है रीतबद्ध काव्य, दूसरा है रीत मुक्त काव्य, तीसरा है रीत सिद्ध काव्य। ठीक है, रीतबद्ध काव्य, रीत मुक्त काव्य, रीत सिद्ध काव्य। रीत सिद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि बिहारी लाल है। रीतबद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि चिंतामणि, मोतीराम, देव, भिखारी, आचार्य कुलपति मिश्र आदि हैं। घनानंद किस वर्ग के कवि हैं दोस्तों? घनानंद
आपके रीत मुक्त कवि हैं। घनानंद किस वर्ग के कवि हैं? घनानंद रीत मुक्त के कवि हैं। इनमें से कौन सा कवि रीत मुक्त नहीं है? तो बिहारी। इनमें से कौन सा कवि रीत मुक्त नहीं है? कौन नहीं है? बिहारी नहीं है। निम्न में से कौन सा कवि रीत मुक्त नहीं है? सेनापति नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसलिए रीत मुक्त में जितने कवि हैं उनके नाम लर्न कर लीजिए। ठीक, अब देखिए, रीत काल के अध्ययन की सुविधा के साथ 3 भागों में बांटा गया। कौन? रीतबद्ध, रीत मुक्त, रीत सिद्ध। अब रीत सिद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि बिहारी लाल हैं। रीतबद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि चिंतामणि, रीतबद्ध, ठीक है, ये रीतबद्ध में है चिंतामणि, मतराम, देव, भिखारी, आचार्य, कुलपति मिश्र। ठीक दोस्तों, फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि इनमें से कौन सा कवि रीत मुक्त नहीं है? तो केशवदास रीत मुक्त नहीं है। अब देखिए, यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं। रामचंद्र शुक्ल यह कथन किसके संबंध में कहे हैं? ये घनानंद के बारे में कहें दोस्तों। ठीक है, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद के बारे में कहा है, यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर अचूक अधिकार जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं। भाषा मानो इनके हृदय के साथ जुड़कर ऐसी यशवर्तनी हो गई थी कि ये उसे अपनी अंगूठी भावभंगी के साथ जिस रूप में चाहते थे उसी रूप में मोड़ सकते थे। इनके हृदय का योग पाकर भाषा के न्यूनतम गतिविधि का अभ्यास हुआ और वह पहले से कहीं अधिक बलवती दिखाई पड़ती है। जब आवश्यकता होती थी तब ये उसे बधी प्रणाली से हटकर अपनी नई प्रणाली पर ले जाते थे। भाषा की पूर्व अर्जित शक्ति पर ही काम चलाकर उन्हें अपनी ओर नई शक्ति प्रदान की है। घनानंद जी इन बिरले कवियों में से हैं जो काव्य की व्यंजना बढ़ाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कवि लक्षण ग्रंथकार नहीं है? कौन नहीं है? घनानंद। घनानंद उपयुक्त सभी रीतकालीन कवियों में घनानंद लक्षण ग्रंथकार नहीं है, अपितु स्वच्छंद काव्यधारा के अर्थात रीतमुक्त कवि हैं। चिंतामणि, मतिराम तथा सेनापति रीतबद्ध कवि हैं। उसके बाद फिर आता है, इनमें से किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था? घनानंद। ठीक है, इनमें से किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था? घनानंद। तो घनानंद होगा। कवि घनानंद की प्रेमिका का नाम सुजान था, जो एक वेश्या थी। मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार की नृत्य गायन विद्या में निपुण सुजान वेश्या से घनानंद प्रेम हो गया और घनानंद ने सुजान शब्द का प्रयोग अपनी कविता में सर्वाधिक किया दोस्तों। फिर आता है दोस्तों, क्या आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुजान शब्द का प्रयोग किस कवि की कविता में सर्वाधिक हुआ? घनानंद की कविता में। वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्तब कवि कौन है? घनानंद हो जाते हैं। फिर आता है, घनानंद स्वच्छंद काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। इस धारा के प्राय सभी गुण इस शैली में मिल जाते हैं, जैसे भावात्मक, वक्रात्मक, लाक्षणिक भाव की व्यक्ति, रहस्यमयता, ठीक है, और मार्मिक स्वच्छंदता इत्यादि। इन्होंने अपनी रचनाओं में वियोग व्यथा की सैकड़ों अंतरदर्शनाओं के मार्मिक चित्र खींचे हैं जो सीधे हृदय को छूते हैं। घनानंद को प्रेम की पीर का कवि भी कहा जाता है। इनके काव्य की प्रमुख विशेषताओं में आंतरिक अनुभूति तथा भावावेग भी है। घनानंद की कृतियां किस भाव में हैं दोस्तों? ब्रज भाषा में है। ठीक है, घनानंद की कृतियां ब्रज भाषा में। घनानंद के प्रमुख ग्रंथ हैं सुजान सागर, विरहलीला, कोकसार, रस केलिवल्ली तथा कृपाकांड। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि घनानंद की कृतियां ब्रज भाषा में है दोस्तों। किस भाषा में घनानंद की कृतियां? ब्रज भाषा में हैं। और घनानंद के प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं दोस्तों? इसके प्रमुख ग्रंथ है सुजान सागर, विरहलीला, कोकसार, रस केलिवल्ली और कृपाकांड। ठीक है दोस्तों, कौन? सुजान सागर, विरहलीला, कोकसागर, रस केलिवल्ली और कृपाकांड। घनानंद का जन्म 1689, ठीक है, घनानंद का जन्म 1689 ईस्वी के आसपास हुआ और 1739 ईस्वी में नादिर शाह के सैनिकों द्वारा मारे गए। ठीक, घनानंद का जन्म 1689 के आसपास हुआ और 1739 ईस्वी में नादिर शाह के सैनिकों द्वारा ये मारे जाते हैं। फिर कहा जाता है दोस्तों, ये प्रेम की मस्ती विशेषतः वियोग श्रृंगार के कवि हैं। शुक्ल जी के अनुसार प्रेम मार्ग का एक ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जाबदानी का ऐसा दाव रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं है। शुक्ल जी फिर कहते हैं दोस्तों कि लाक्षणिक
मूर्तिमत्ता और प्रयोग वैचित्र्य का ऐसा कवि कहा जैसे कब उसके पौने 200 वर्ष बाद छायावाद काल में प्रकट हुए। कोकसार किसकी रचना है दोस्तों? कोकसार किसकी रचना है? कोकसार, देखते हैं कोकसार। कोकसार किसकी रचना है दोस्तों? घनानंद की होगी और किसकी रहेगी? कोकसार, सुजान का प्रयोग ठीक है दोस्तों। फिर आते हैं कोकसार किसकी रचना है? ये रचना है दोस्तों घनानंद का होना चाहिए। ओह अच्छा, वहीं पर दिया है पहला ऑप्शन, ए ऑप्शन सही है। ए ऑप्शन कौन सा है कोकसार में? घनानंद। ठीक, कोकसार किसकी रचना है? घनानंद की है दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों हम आपको कंफ्यूज होकर किसी को गलत नहीं बताना चाहते हैं, क्योंकि एग्जाम में एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए जो हो 100% श्योरिटी के साथ हो। सुजान सागर के लेखक कौन है? घनानंद हैं दोस्तों। लोग हैं लगी कवित्व बनावत, मोहित मेरे कवित्व बनावत, इस काव्य पंक्ति के रचयिता का नाम क्या है दोस्तों? इस काव्य पंक्ति के रचयिता का नाम भी घनानंद है। और देखिए दोस्तों कितनी बार रिपीटेशन हुआ इसका। पहले टीजीटी 2005 में, फिर उसके बाद प्रवक्ता में ये 2009 में, एनवीएस टीजी 2019, जीआईसी 2017, यूके पीजीटी 2020, कितनी बार पूछा गया वो। इसलिए सारे कथनों को भी मतलब प्रीवियस में जितने पूछे उनको पढ़ना चाहिए। लोग हैं लगी कवित्व बनावत, मोहित मेरे कवित्व बनावत, इस काव्य के रचयिता है कौन? ये है घनानंद जी। अति सूधु स्नेह कुमारक पंक्ति किस काव्य द्वारा रचित है? ये रचित है दोस्तों घनानंद द्वारा। ये भी कितनी बार रिपोर्ट हुई? बहुत बार। फिर आता है उपयुक्त पंक्ति के रचयिता रीतकालीन स्वच्छंद काव्यधारा की कवि घनानंद है। घनानंद मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के दरबारी तथा मीर मुंशी थे। इश्कलता इनकी चर्चित कृति रही है। ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार विरह घनानंद के काव्य की पूंजी है। फिर आता दोस्तों अति शोधो स्नेह कुमारक, जहाँ नेकु सयानपन बाक नहीं, जहाँ नेकु सयानप बाक नहीं। इसके कौन से हैं दोस्तों? इनके हैं घनानंद जी, इनके राइटर हैं घनानंद जी। सिखी लीनो मीन मृग खंजन कमल नयन, सीख लीनो जस ओ प्रताप को कहानो है। ये कौन कहते हैं? ठाकुर जी कहते हैं। उपयुक्त पंक्तियों की रचना रीतमुक्त धारा के कवि ठाकुर ने कवि कर्म पर व्यंग कसते हुए कही है। इनमें से रीतकालीन का कौन सा कवि अपने प्राकृतिक चित्रण के लिए विख्यात है? सेनापति प्राकृतिक चित्रण के लिए विख्यात है। आलम्बन रूप में चित्रोसम प्राकृतिक चित्रण है, जो कि व्यंग के रूप में वातावरण भी संकेत करता है। फिर हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम सेनापति ने किया। इनका वर्णन अपने कृत कविता रत्नाकर में की है। फिर आता है अमी हलाहल मद भरे सेत श्याम रत्नार, जियत मरत जुग जुग करत जय चितवत एक बार। कवि रसलीन द्वारा रचित यह दोहा उनकी किस कृति में संग्रहित है दोस्तों? अंग दर्पण में संग्रहित है। फिर आता है दोस्तों क्या आता है? कविता रत्नाकर के रचनाकार कौन से हैं? सेनापति जी हैं। कविता रत्नाकर के रचनाकार सेनापति जी हैं। फिर आता है दोस्तों यह प्रेम का पंथ कराल महा तरिवर की धार पे धावना है, यह काव्य पंक्ति किसकी है? बोधा की है। फिर बोधा की रचनाएं विरहवरीश इश्कनामा, बोधा की रचनाएं कौन सी हैं? इंपॉर्टेंट हो जाता है। विरहनामा, इश्कनामा और विरहवरीश। कविता रत्नाकर के रचयिता कौन है दोस्तों? सेनापति जी हैं। कविता रत्नाकर के रचयिता सेनापति जी हैं। कविता रत्नाकर किस भाषा में रचित है दोस्तों? ब्रज भाषा में। कविता रत्नाकर किस भाषा में रचित है? ब्रज भाषा में। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है यह प्रेम को पंथ कराल महा तरिवर की धार पे धावनो है, यह काव्य पंक्ति किसकी है? बोधा की है। और उपयुक्त काव्य पंक्ति रीतकालीन कवि बोधा की है। बोधा का प्रमुख रचना विरहवरीश तथा इसका नाम है आलम ठाकुर। घनानंद भी रीतकालीन कवि हैं। बोधा का असली नाम क्या है दोस्तों? बुद्धसेन। बोधा का असली नाम बुद्धसेन है। अब देखिए दोस्तों कह रहा है कि बोधा का असली नाम क्या है? बुद्धसेन था। वे पन्ना नरेश खेत के दरबारी कवि थे। खेत सिंह उन्हें प्यार से बोधा कहते थे। उनके 2 ग्रंथ उपलब्ध हैं। एक है कौन सी? बिरही सुभान दंपत विलास, जो कि इश्कनामा इसे कहते हैं। बिरही सुभान दंपत विलास इश्कनामा। माधवानल कामकंदला, यह भी वगीश हैं। सुजान चरित्र के रचयिता कौन दोस्तों?
सूदन है। सुदान क्षेत्र के रचयिता कौन है दोस्तों? सूदन है। रीतकालीन कव्य सूदन का सुजान क्षेत्र बीत प्रधान एक ऐतिहासिक काव्य है जिसमें भरतपुर के महाराजा बदन सिंह के पुत्र सुजान सिंह उपनाम सूरजमल के युद्धों में वर्णन मिलता है। निम्न में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? सेनापति ने सतसई की रचना नहीं है, बाकी सब ने सतसई की रचना की है। अब देखिए दोस्तों, सेनापति ने सतसई की रचना नहीं की। इसकी एक कृत कविता रत्नाकर प्राप्त हुई है। मतिराम द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ फूलमंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्य सार, रसराज, ललित ललाम, सतसई और अलंकार पंचाशिका और वृत्त कौमुदी इत्यादि है। बिहारी की खेत का मूल आधार उनका अन्यतम ग्रंथ सतसई है। सतसई में बिहारी ने अलंकार, भाव, रस, न्यायिका भेद, ध्वन, ठीक, वक्रोक्ति, किसका? सतसई में बिहारी ने अलंकार, रस, भाव, न्यायिका भेद, ध्वन, वक्रोक्ति, रीत, गुण आदि का ध्यान रखते हुए सुंदर दोहे रचे हैं दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों आपका कि वृत्त की प्रमुख रचनाएं बारहमासा। वृंद की प्रमुख रचनाएं कौन सा है? वृंद की प्रमुख रचनाएं बारहमासा है, भाव पंचाशिका है, नयन पचीसी है, पवन पचीसी है, श्रृंगार शिक्षा है, यमक सतसई है। किसकी? वृंद की। और फिर बारहमासा 12 महीनों का सुंदर वर्णन मिलता है। भाव पंचाशिका में श्रृंगार के विविध भावों के अनुसार सरस छंद लिखे गए हैं। इन्होंने सुख सागर तरंग नाम की एक ग्रंथ पिहनी के अकबर अली खां को समर्पित किया था। इस आधार पर इनका संवत 1824 तक जीवित रहना सिद्ध होता है। मतिराम द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? ललित ललाम। मतिराम द्वारा, ठीक है, मतिराम द्वारा रचित ग्रंथ ललित ललाम हो गया। फिर आता है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार ग्रंथ नहीं है? कौन सा नहीं है? अंग दर्पण नहीं है, ठीक है, अंग दर्पण नहीं है। उसके बाद अंग दर्पण रीतकालीन कवि गुलाब नबी रसलीन, अंग दर्पण रीतकालीन कवि गुलाम नबी रसलीन द्वारा रचित नक्सिक वर्णन रचना है। हालांकि इसमें से उपमा, उत्प्रेक्षा, अलंकारों का प्रयोग मिलता है, परंतु यह पूर्णतः विषयक ग्रंथ नहीं है। शेष रचना अलंकार विषयक है। उसके बाद अमी हलाहल मद भरे सेत श्याम जय रत्नार जियत मरत झुक झुक करत जय चितवत इकबार के प्रसिद्ध दोहे के रचयिता कौन है दोस्तों? ये है भैया रसलीन जी। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों हम लोग कि चलिए हटाइस। रसलीन का वास्तविक नाम सैयद गुलाम नबी रसलीन था और ये संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, अरबी के साथ साथ अरबी और फारसी के विद्वान थे। अन्य कवियों की भांति इन्हें भी अपने नाम के साथ रसलीन उपनाम जोड़ लिया था। उस युग के प्रसिद्ध बिलग्रामी कवि मोहम्मद उनके बारे में लिखते हैं कि मीर गुलाब नबी होते हो सकल गुणन को धाम, बरहूँ धरियो रसलीन निज कवितई को नाम। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, रसलीन का मूल नाम क्या था? सैयद गुलाब नबी, ठीक है। रसलीन ये 2021 में पूछा गया असिस्टेंट प्रोफेसर में, ठीक है। रसलीन का मूल नाम क्या था दोस्तों? सैयद गुलाब नबी। फिर आता है, अब इसमें थोड़ा डिटेल देख लेते हैं दोस्तों। क्या रसलीन का मूल नाम सैयद गुलाम नबी है। ये बिलग्राम जिला हरदोई के निवासी थे। अंग दर्पण रस प्रबोध इनकी प्रमुख रचनाएं हैं दोस्तों। किसकी? रसलीन की। कौन सा? अंग दर्पण और रस प्रबोध इनकी प्रमुख रचना है। अंग दर्पण की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं अमी हलाहल मद भरे सेत श्याम रत्नार, ठीक। इसको कौन लिखे थे? रसलीन लिखे थे और इनका पूरा नाम सैयद गुलाम नबी है और ये कहाँ से? अंग दर्पण से लिया गया है। फिर रीत सिद्ध के बारे में जान लेते हैं। रीत काल के रीत सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं कौन? बिहारी जी हैं। रीत काल के रीत सिद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि बिहारी हैं, ठीक है। रीत सिद्ध उन कवियों को कहा जाता है जिनका काव्य शास्त्रीय ज्ञान से आबद्ध था, तथापि वे लक्षणों के चक्कर में नहीं पड़े, परंतु काव्य शास्त्र का पूरा ज्ञान था, ठीक है। ये कौन है? रीत सिद्ध। अन्य महत्वपूर्ण तत्व, रीतकालीन काव्य को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? रीतबद्ध, रीत सिद्ध, रीत मुक्त। रीतबद्ध काव्यधारा कवियों के रीतबद्ध काव्यधारा के कवियों ने
काव्य शास्त्र परंपरा आदि का निर्वाह कर लक्षण ग्रंथों का निर्माण किया, जिसमें चिंतामणि, भिखारीदास, देवमतराम, पद्माकर प्रमुख थे। और रीत सिद्ध काव्यधारा के कवियों ने लक्षण ग्रंथ न लिखकर लक्षण को ध्यान में रखते हुए ग्रंथों का निर्माण किया, जिसमें बिहारी और रसनिधि प्रमुख हैं। यानी रीत सिद्ध में कौन आते हैं मेन? बिहारी और रसनिधि, ये दोनों क्या हैं? प्रमुख हैं दोस्तों। उसके बाद रीत मुक्त काव्यधारा के कवियों ने रीत काल की परिपाटी को त्याग कर स्वच्छंद रूप से श्रृंगार काव्य की रचना की, जिसमें कौन आते हैं दोस्तों? घनानंद आते हैं, बोधा, ठाकुर, आलम, ठीक है, ये सब रीत मुक्त काव्यधारा में आ जाते हैं। देखिए दोस्तों, तीनों में अंतर क्या हो जाता है? जो रीतबद्ध थे ये कवियों ने काव्य शास्त्रीय परंपरा आदि का निर्वहन कर लक्षण ग्रंथों का निर्माण किया। मतलब काव्य शास्त्रीय परंपरा आदि का निर्वहन कर लक्षण ग्रंथों का निर्माण किया, जिसमें प्रमुख कौन थे? चिंतामणि, भिखारी देव, मतराम और पद्माकर प्रमुख, ठीक। और रीत सिद्ध के कवियों ने लक्षण ग्रंथ ना लिखकर लक्षण को ध्यान में रखते हुए ग्रंथों का निर्माण किया। मतलब काव्य शास्त्र जो थे उसको ध्यान में रख के लक्षण ग्रंथ लिखे, और रीतबद्ध में जो होते थे काव्य शास्त्रीय परंपरा का निर्वाह करते हुए लक्षण ग्रंथों को किए। और रीत मुक्त ने ये लक्षण ग्रंथ काव्य शास्त्रों के जो ज्ञान थे उनको हटाकर एक अलग परिपाटी थी। कवियों ने रीत काल की परिपाटी को त्याग कर स्वच्छंद रूप से श्रृंगार काव्य की रचना की। रीत मुक्त हो गए, जिसमें घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर ये सब प्रमुख हो जाते हैं दोस्तों। अब बिहारी रीत काल के किस काव्यधारा के थे? रीत सिद्ध, ठीक है। फिर दोस्तों आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा काव्य रीतबद्ध परंपरा में है? मतिराम। निम्नलिखित में से कौन से काव्य रीतबद्ध परंपरा में है? मतिराम। बिहारी किस धारा के कवि हैं? रीत सिद्ध। निम्नलिखित में से एक कवि ने लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की है, वो कौन से हैं? बिहारी अकेले कवि है जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है। कथन किसका है दोस्तों? बच्चन सिंह का है। प्रसिद्ध साहित्य इतिहासकार व आलोचक बच्चन सिंह का कथन है कि बिहारी अकेले कवि है जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है। इन्होंने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास उपयुक्त कथन को व्यक्त किया है। दीर्घ उर्जत टूटत कुटुम्ब जुरत चतुर चित्तप्रीत, यह कथन किसका है दोस्तों? बिहारी जी का है। दीर्घ उर्जत टूटत कुटुम्ब जुरत चतुर चित्तप्रीत प्रतिगाठ दुर्जन हिये दई नई यह रीति, ठीक है। यानी अर्थात आंखें उलझती हैं, परिवार टूटता है, पर चतुरों के हृदय का प्रेम जुड़ा रहा, किंतु दुर्जनों के हृदय में गांठ पड़ रही है। यह कैसा विधान है? पंक्तियां बिहारी लाल की हैं दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि सानि कजल चस झस लगन उपज्यो सुदन स्नेहु क्यों ना निरपत हवे भोग्यो लही सुदेशु सब दिए हूँ। बिहारी की उपयुक्त पंक्ति में किसी बहुलता का बहुलता में कौन सा पक्ष प्रकट हुआ है? यह है ज्योतिष ज्ञान का, ठीक है। बिहारी रचित उपयुक्त दोहे में ज्योतिष ज्ञान का पक्ष प्रकट हुआ है, जो उनकी इस विषयों में बहुज्ञता को दिखा रहा है। बिहारी के दोहे में श्रृंगार, नीति और भक्ति के फूट मिलते हैं। ये कौन सा है दोस्तों? सानि कजल चस झस लगन उपजो सुदिन स्नेह क्यों ना निरपति हवे भोग्यों लय सुदेश सब दिए हूँ, ठीक। बिहारी सतसही में दोहे कितने हैं? 719, ठीक है। बिहारी रीत काल के कवि बिहारी की एकमात्र रचना सतसही है। अपनी इस एकमात्र कृति से हिंदी के साहित्य में अमर हो गए। यह मुक्तक काव्य है। इसमें 719 दोहे संकलित हैं दोस्तों, ठीक है। परंतु कहीं कहीं 713 दोहों का भी उल्लेख मिलता है। बिहारी सतसही श्रृंगार रस की अत्यंत प्रसिद्ध व अनूठी क्या है? कृत है दोस्तों। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य का एक एक अनमोल रत्न माना जाता है। भाषा शिल्प की दृष्टि से बिहारी सतसही ब्रजभाषा काव्य की महान विभूति है। शब्दावली परमार्जित, चुटली और हृदयग्राही है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है अन्य महत्वपूर्ण तत्व। बिहारी शाहजहां के समकालीन थे और राजा जय सिंह के राजकवि थे। बिहारी का जन्म 1595 के लगभग ग्वालियर में हुआ था। वे जात के माथुर चौबे थे। इनके पिता का नाम केशव राय था। इनका बचपन बुंदेलखंड में बीता और युवावस्था ससुराल मथुरा में व्यतीत हुआ दोस्तों। फिर आता है दोस्तों
बिहारी सतसई में कितने दोहे थे? बिहारी सतसई में 719 दोहे थे, अभी आपने ऊपर पढ़े। बिहारी ने करीब कितने दोहे लिखे हैं? बिहारी ने करीब 700 दोहे लिखे हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि बिहारी की रचना का नाम क्या है? बिहारी सतसई। बिहारी की रचना का नाम क्या है दोस्तों? बिहारी सतसई है। और बिहारी इनमें से किस काल के कवि थे दोस्तों? ये हैं रीत काल के कवि हैं। बिहारी सतसई किस भाषा का ग्रंथ है दोस्तों? ब्रज भाषा का है। रीत काल का भाषा कौन सा कवि जो अपनी एकमात्र कृत्य साहित्य में अमर हो गया? ये हैं बिहारी जी। और कवित रत्नाकर में कितने अध्याय हैं? 5। कवित रत्नाकर में कितने अध्याय हैं दोस्तों? 5 अध्याय हैं। फिर कवित रत्नाकर रीतकालीन कवि सेनापति द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है जिसमें कुल 5 तरंग अध्याय हैं। ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके बारे में कहा है कि हृदय, ये बड़े ही सहृदय कवि हैं। ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और किसी कवि सिंगारी कवि ने नहीं किया। इनका ऋतु वर्णन में प्राकृतिक निरीक्षण पाया जाता है। काव्य कल्प द्रुम इनका एक अन्य प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ है दोस्तों ये आज रीत काल का टॉपिक समाप्त होता है और आगे से हम लोग देखेंगे आधुनिक काल और ऐसे करके हम पूरा सीरीज चलाएंगे। प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं सबको दोस्तों हम लोग करते रहेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।